नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई बातचीत को ले करने के लिए। आज साथियों बात करेंगे उदयपुर की। उदयपुर के दो छात्रों के बीच के मनमुटाव और झगड़े की बात करेंगे। उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की और सुखाड़िया विश्वविद्यालय में शिक्षा परीक्षा में गड़बड़ी की। तो और इसके बाद बात करेंगे एक डरे हुए प्रधानमंत्री की। आप जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल जिस भावभंगिमा में है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज दिखाती है वो उनको सहज नहीं बताती। तो उस पर बात करेंगे। तो बातचीत शुरू करने के पहले आपसे अपील, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई खर्च नहीं है, तो दिल खोल कर ये सब्सक्राइब करें। आजकल साथियों आपका सब्सक्राइब करना कम हो गया है, तो इसको बढ़ाएं थोड़ा। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें और फॉरवर्ड करें। मैसेज करें और सुझाव लिखें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे, हमारे प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो ये आप करें। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले छात्रों की लड़ाई की। दो छात्र एक ही स्कूल में, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में भी पढ़ते हों शायद, लेकिन उन दोनों के बीच में 2-3 दिन से कोई मनमुटाव चल रहा था। आपस में पता नहीं किस बात से उनका झगड़ा चल रहा था। तो कल वो झगड़ा थोड़ा बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते वहाँ तक जा पहुँचा कि एक छात्र, एक बच्चा जो है अपनी स्कूटी में एक चाकू लेकर के आ गया। और उसने उस समय जब उसके प्रतिद्वंदी से मित्र है, लेकिन अभी तो प्रतिद्वंदी कहना चाहिए उसको, प्रतिद्वंदी से जब बातचीत हो रही थी तो उसने उस चाकू का उपयोग किया, उसके जांघ पे चाकू मार दिया। उससे उसको ब्लड बहने लगा और वो लड़का तो भाग गया। छात्रों ने देखा उसके चाकू लग गया है तो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया और प्रिंसिपल ने उनको हॉस्पिटल भेजा। और हॉस्पिटल में चूँकि डॉक्टर्स वगैरह को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था तो वो बिल्कुल तैयार थे। तो उन्होंने पहुंचते ही जो है उसकी मरहम पट्टी की, सर्जन भी वहाँ पहुंच गए थे, तो जो भी उपचार करना था उन्होंने किया। और लेकिन इस घटना ने कन्हैयालाल की घटना को, जो आपको मालूम होगा 2-2.5 साल पहले एक कन्हैयालाल नाम का टेलर था जिसको एक जियाउद्दीन मोमडन व्यक्ति ने चाकू मार दिया था और बड़ा एक इशू बन गया था। और उसको भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा इशू बनाया कि उसके ऊपर चुनाव भी उस इशू पे लड़ा और जीता भी। तो पार्लियामेंट में तो नहीं चला वो इशू, लेकिन असेंबली के चुनाव में उन्होंने उसको ज़बरदस्त इशू बनाया था। तो इस बार फिर उनको लगा कि ये अच्छा मौका मिल गया, तो फिर इस बार भी उन्होंने वैसे ही चालें चलनी शुरू की, आपस में हल्ला गुल्ला किया और सांप्रदायिक नारे लगाने शुरू किए, बाज़ार बंद करवा दिए और जगह जगह कहीं आग लगा दी, कहीं क्या कर दिया, तोड़फोड़ कर दी। तो इस तरह से मतलब पूरे शहर को आतंक के घेरे में ले लिया। इधर
हॉस्पिटल में जो चूँकि छात्र का ऑपरेशन हो रहा था या उसके जो उपचार हो रहा था, तो वहाँ पर एक सोची समझी साजिश के तहत, चाल के तहत काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और भाजपा और संघ के लोगों को एक मौका मिल गया कि ये सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश में लग गए। हालांकि कुछ समय बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको संभाल लिया और ऐसा कुछ नहीं हो पाया जैसा कन्हैयालाल की घटना के समय हुआ था। क्योंकि कन्हैयालाल की घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो ज़्यादा विविध हो गया था मामला और अभी वो मौका ही नहीं मिला। पुलिस ने उसको संभाल लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि बाज़ार बंद हो गए, कुछ जगह आगजनी हुई, कुछ तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल कर लिया गया और अभी तक वो नॉर्मल चल रहा है। तो ये तो उन बच्चों की एक बहुत ही मामूली सी घटना थी। बच्चों की आपस में झगड़ा था, कोई पता नहीं क्यों वो चाकू ले आया और भावावेश में उसने चाकू मार दिया। लेकिन अगर स्कूल प्रशासन थोड़ा ध्यान देता या उसके जो दोस्त लोग जो देख रहे थे इन सब चीज़ों को 2-3 दिन से, वो थोड़ा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर देता तो शायद ये घटना नहीं होती। खैर जो भी हो, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना से बच गया कि अगर वो उस तरह का माहौल बनाया जाता कन्हैयालाल हत्याकांड जैसा, तो और ज़्यादा दुखी होना पड़ता सबको और आतंक के घेरे में आ जाता। लेकिन ये बात सही है कि उपद्रवी तत्व उदयपुर में हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी ऐसा मौका मिलता है वो अपनी तोड़फोड़ और आगजनी से चूकते नहीं हैं। तो इसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ास तौर से भाजपा के नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए कि शहर की शांति इस तरह से भंग न की जाए। उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध करने के लिए कल उन्होंने प्रदर्शन किया और रैली निकाली। ये रैली एक्चुअली उन्होंने ये जो विरोध प्रदर्शन किया, ये बंगाल में जो घटना घटी, एक डॉक्टर के साथ रैप कांड हुआ, गैंग रैप कांड जो हुआ, उसका विरोध करने के लिए इन्होंने ये यहाँ पर आयोजन किया। 6 मेडिकल कॉलेज के 1000 से ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स थे जिन्होंने इस आयोजन को अंजाम दिया और उन्होंने मतलब अपना विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाली और मांग की कि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होनी चाहिए और सुरक्षा की पूरी गारंटी, डॉक्टर्स को सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाए। तो उधर बंगाल में ममता बनर्जी ने कल मार्च निकाला और उनका मार्च इतना विशाल और वो था इसी इशू पे कि भाजपा वहाँ पर उसके रास्ते बंद हो गए। भाजपा वहाँ कोशिश कर रही थी कि इस घटना के बहाने वहाँ की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए या बदनाम किया जाए, लेकिन ममता बनर्जी की एक चाल ने उन सबको फेल कर दिया। इधर सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में राजनीति चरम सीमा पर पहुंच गई। बात में धरना प्रदर्शन और अनशन हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट जानकारी जो है वो ये है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है या गड़बड़ी हुई है या जो भी, उसके विरोध में कई छात्रों ने मतलब वहाँ धरना प्रदर्शन किया और अनशन किया। बाद में परीक्षा के जो कंट्रोलर हैं उन्होंने जा कर के उन छात्रों से बात की और कुछ आश्वासन दिए, तब उन्होंने अपनी ये भूख हड़ताल ख़त्म कर दी और आशा की कि
इसमें कुलपति का भी रोल महत्वपूर्ण है। कुलपति ने भी कुछ पहले भी कुलपति ने कुछ कह दिया था तो उसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ, और इस बार भी कुलपति ने मतलब कहा कि ये तो कुल मिलाकर के कुलपति भी एक गुट की तरफ झुकी हुई है, और वहाँ पर अभी NSUI और विद्यार्थी परिषद दोनों के बीच में टग ऑफ वार चल रही है एक तरह से, क्योंकि चुनाव तो शायद हो नहीं रहे राजस्थान में छात्रों के, लेकिन कोशिश में है कि चुनाव हो जाए तो हम हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उदयपुर की खबरें थी 2-3 जो मैंने आपको बताई। अब मैं उस बड़ी खबर की तरफ आता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त का जो भाषण दिया, उस भाषण की आज उन्होंने जो गुब्बारा फुलाया, कल उन्होंने उसको पिन लगा करके पंचर कर दिया। ये क्या बात हुई, मतलब कैसे मैं ये कह रहा हूँ, तो समझने वाली बात ये है कि उन्होंने कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए हम कटिबद्ध हैं और हम करा के रहेंगे। लेकिन कल जो चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयोग, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 राज्यों के जो चुनाव होने वाले थे उसमें से केवल 2 राज्यों के चुनाव करवा रहने का वो की घोषणा की, और वो 2 राज्य हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। अभी तक जितनी बातें हो रही थी 2 जून के बाद से, वो सब बातें केवल 3 राज्यों के चुनाव की हो रही थी, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। चूँकि कश्मीर का पिछले 10 सालों से वहाँ चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने का आदेश था कि सितंबर के पहले वहाँ पर चुनाव करवाओ, इसलिए चुनाव आयोग की ये मजबूरी हो गई कि वहाँ चुनाव करवाया जाए। तो वहाँ पे भी चुनाव होंगे, और अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें काफ़ी अच्छा टर्नओवर हुआ है वोटों का, तो काफ़ी अच्छा परसेंटेज में वोट गिरे हैं वहाँ पर पिछले सालों की तुलना में। तो इसलिए भी वहाँ पर वहाँ की सरकार बनाना ज़रूरी था। 5 साल से तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग रहा था, जब से ये हटाई है 370 धारा, अनुच्छेद 370 जब से हटाया है, हटाने की घोषणा की है, हटा तो नहीं है अभी तक, लेकिन जो घोषणा की है कि हटा दिया, उसके बाद से अभी तक चुनाव नहीं हो रहे थे। और सारी घोषणाओं के बाद भी वहाँ पर टेररिज्म पनप रहा है, और अब तो कश्मीर में ही नहीं, जम्मू में भी टेररिज्म पनप रहा है, बढ़ गया है, और जम्मू में भी बहुत सारी वारदातें हो रही है। वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ हो गई है, क्योंकि सेब के दाम नहीं मिल रहे उनको, और सेब जो है विदेश से भी जो है आयात की जा रही है, तो उनसे कंपटीशन भी है। खैर ये अलग इशू है, लेकिन चुनाव वहाँ पर ज़रूरी था, और एक पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ शुरू होगा इस चुनाव के साथ, और जो वहाँ की स्थापित पार्टियां हैं उनका वजूद का भी पता लगेगा। और भाजपा और कांग्रेस, मतलब भाजपा कितने गहरे में है, भाजपा अभी तक चुनाव करवाना नहीं चाह रही थी, और इस बार उन्होंने जो परिसीमन हुआ है उसमें काफ़ी बदलाव किया है। काफ़ी जम्मू कश्मीर की सीटों का जो घनत्व, सांप्रदायिक घनत्व है, उसको बदलने की कोशिश की है। तो अब चुनाव में उसका क्या असर पड़ेगा देखना पड़ेगा। खैर ये तो हुई बात। मैं जो बात कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और ये कोई
पहली बार प्रधानमंत्री ने लाल किले से नहीं बोला है, पहले भी बोल चुके हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने एक कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के नाम पर पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई और उस कमेटी ने भी सिफारिशें कर दी है। लेकिन अभी भी हार के डर से कह दो या जो आपने घोषणाएं की उसका कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो कहते रहते हैं। लेकिन अपने तो दो राज्यों के चुनाव, 4 राज्यों के चुनाव जो एक साथ नहीं करवा सकते हैं। और जो कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिस तरह की बातें कही है कि चुनाव मतलब इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं कि वहाँ बाढ़ आ रही है, पानी गिर रहा है और त्योहार हैं, और तो ये सब चीज़ें तो सब जगह होती है, उसमें क्या है, और कोई नई बात नहीं है। लेकिन उनको एक बहाना चाहिए था और कोई वैलिड सॉलिड बहाना नहीं मिला, तो यही बहाना चल करके उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव को टाल दिया और झारखंड के चुनाव भी टली गए। होना तो ये चाहिए था एक्चुअली कि कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और दिल्ली, 5 के चुनाव अभी होने हैं, मतलब थोड़े थोड़े अंतराल में। तो कोशिश अगर करते कुछ इन चुनावों को आगे बढ़ाते, कुछ उनको पीछे लेते, इस तरह से करके अगर इन 6 प्रदेशों के चुनाव और महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव एक साथ करवा देते तो एक विश्वास बनता कि हाँ, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसके ऊपर गंभीर हैं, कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति गंभीर हैं। देखो 6 राज्यों के चुनाव एक साथ करवाएं, महानगर पालिका के चुनाव भी साथ में करवाएं, तो आगे हो सकता है कि वो वन नेशन वन चुनाव की तरफ बढ़ें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐसे बहुत ही घटिया, कहना चाहिए, बहाने बना करके महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव को टाल दिया। खैर, अब वो अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे, दिसंबर में होंगे, नवंबर लास्ट है शायद तो उनके लिए। तो लेकिन ये ऐसा क्यों किया? मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने जो अब तक जो प्रधानमंत्री थे वो 4 जून के बाद के प्रधानमंत्री बिल्कुल अलग प्रधानमंत्री हैं। वो अब न तो मोदी की गारंटी है, छाती ठोक के कहते हैं, और न वो किसी बात को मतलब इतना वजन से, वन नेशन वन इलेक्शन के बाद भी चुनाव के उस लाल किले से उन्होंने कही जरूर, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ दर्शाया नहीं कि वो इसको करने जा रहे हैं। तो एक डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को आगे नहीं ले जा सकता है, देश में कोई सुधार नहीं कर सकता है। और ये जो रट लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री के 1947 में विकसित भारत होगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पहले ये कहते थे कि किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी 2022 में, वो कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ रोज़गार देंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। अभी एक फालतू का जो है वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 8 करोड़ लोगों को हमने रोज़गार दिए, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब 2 राज्यों में चुनाव हैं, हरियाणा और कश्मीर में तो जिस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नज़र नहीं आता। और इसलिए भी नज़र नहीं आता, इसलिए भी ये बात कही जा सकती है कि अभी जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसमें कश्मीर घाटी की 3 जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया, न किसी के साथ गठबंधन किया। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि कश्मीर घाटी में तो इनका कुछ बनने वाला नहीं है, और जम्मू में भी अब क्या बनेगा, कितना बनेगा। 370 के बाद
अनुच्छेद 370 के हटाने की घोषणा के बाद ये पहला चुनाव है, और तो देखना होगा कि इनके क्या परिणाम आते हैं, उसी पे आगे का सारा दारोमदार डिपेंड करेगा। तो आपको बस इस खबर के साथ ही छोड़े जाता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है, पैसे तो लगते नहीं हैं, और फ़ायदा ये है कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।